नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना तुला के लिए, लिब्रा के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम इस महीने के गोचर जो होंगे उनकी बात कर लेते हैं। शुक्र आ जाएंगे सिंह में, यानी कि आपके 11वें घर में 4 जुलाई को। 7 जुलाई को बुध पतित होकर आपके नवम भाव में गिर जाएंगे। अमावस्या योग 14 जुलाई को आपके नवम भाव में ही पड़ेगा। 16 जुलाई को सूर्य का गोचर होगा कर्क में 10वें घर में। बुध जो वक्री हुए थे, नवम भाव में पतित पड़े हुए थे, मार्गीय हो जाएंगे 24 तारीख को। 27 को शनि जो आपके योग कारक हैं वक्री हो जाएंगे। और पूर्णिमा योग पड़ेगा 29 जुलाई को, क्योंकि सूर्य यहाँ पे होंगे तो चौथे घर पे पड़ेगा आपका पूर्णिमा योग। अब बात करते हैं लग्न पर। देखिए राहु का प्रभाव है और अभी हम जुलाई में आ गए हैं, या जुलाई की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने रह गए हैं जब राहु का प्रभाव लग्न पर है। आज के भौतिकता से भरे संसार में, जीवन में राहु का लग्न पर प्रभाव बिल्कुल अच्छा होता है, कोई उसमें बुराई नहीं। आप कहें कि आज के टाइम में आपको भौतिकता चाहिए, आपको लग्जरीज चाहिए, आपको क्विक मनी चाहिए और आपको राहु का साथ नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। राहु इज क्विक मनी, राहु इज शॉर्टकट्स, और वो शॉर्टकट्स भी उपयोगी होते हैं। हाँ, राहु डाउनफॉल भी लाते हैं बहुत जल्दी। इसलिए मैं कई बार क्या कहता हूं, राहु के द्वारा दी गई सफलता अधिकतम टिकती नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान ये देना है कि कुछ ऑपोजिट एनर्जीज हो रही हैं। जहां आपके लग्न पर राहु का प्रभाव है वहां आपके लग्नेश जो है वो केतु के साथ आ जाएंगे। दोनों ही ऑपोजिट है। तो लग्न पर राहु का, लेकिन लग्नेश पर केतु का। तो ये एक डुअलिटी वाला समय है, महीना है, जहां पे आप बहुत डबल माइंडेड रहने वाले हैं। और अंततः शनि भी वक्री हो जाएंगे महीने के अंत में, आऊंगा मैं उन पे। तो ये एक स्लो डाउन भी लाएगा। अब राहु को स्लो नहीं पसंद, राहु को क्या चाहिए, यूं। आप में से किसी के लग्न में राहु है, आप देखिएगा आपको हर चीज में यूं चाहिए होती है चीजें। अभी किसी को काम बोला तो अभी करके दो, वो डिमांड जो होती है वो राहु की होती है। अब केतु किसी के लग्न में है, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, 2 दिन क्या 4 दिन लगा लो, आराम से करके देना। भाई ग्रहों को समझना ही तो ज्योतिष है, और क्या है। आप किसी की कुंडली जब देखेंगे, आप में से कोई लेकर ज्योतिष बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, या फिर मेरे वीडियोस जो रेगुलरली देखते हैं वही हैं जो थोड़ा बहुत ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं जानता हूं। तो यही प्रकार होता है कुंडली को समझने का। तो यहां पे अगर हम लग्न को देखें तो राहु का प्रभाव बहुत बली है, लेकिन बाकी चीजें ऑपोजिट फोर्सेस में जा रही हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये एक डुअलिटी से भरा महीना रहेगा जहां पे आप डबल माइंडेड बहुत रहने वाले हैं। पहले गोचर की बात करें, शुक्र का होगा लग्न में, लग्नेश है, केतु के साथ बैठ जाएंगे। शुक्र केतु की जोड़ी अच्छी नहीं होती, मैं कई बार बताता हूं इस चीज को। लेकिन क्योंकि अष्टमेश है, कोई रुकी हुई पेमेंट आ सकती है, पैतृक संपत्ति का कोई काम बहुत टाइम से अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। और लग्नेश का लाभ स्थान में आना केतु के साथ, अगर आप अपनी इनकम के सोर्सेस को बदलने का प्रयास कर रहे थे तो उसका भी योग अच्छा है। लेकिन क्योंकि कारक है लव लाइफ के और यहां से पंचम को देखेंगे ऑलरेडी राहु है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड सिमिलरली मैरिड लाइफ में भी डिटैचमेंट की भावना रहेगी। कुछ काम आपके अवश्य अटकना शुरू हो जाएंगे। राहु जैसे मैंने कहा लग्न को देखेंगे तो कहेंगे कि जल्दी, लेकिन शुक्र केतु लग्नेश केतु के साथ यानी कि अवरोधक काम आपके बनेंगे ही नहीं। इसलिए जहां डबल माइंडेडनेस थी वहीं पर फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। बुध पतित हो जाएंगे मिथुन में, यानी कि अपनी ही राशि में, लेकिन पतित पिछली राशि में चले जाएंगे। अपतित ग्रह बहुत वॉलेटाइल होता है। कुछ अच्छी चीजें ये होती है कि अगर कोई ग्रह अपनी राशि में वापस आ रहा है तो कुछ कार्य पूर्ण करवा सकता है। जैसे लेट्स से कि आपका वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा था, हो सकता है कुछ ऐसी अवस्था बने कि आपका वीजा का काम हो जाए। आपकी कुछ यात्राएं स्थगित हो रही थी, विदेश की यात्राएं हो, धार्मिक यात्राएं हो। लेकिन नवमेश का पतित होना, ग्रह जब पिछली राशि में गिर जाता है उसको पतित होना कहते हैं। और नवम भाव में सूर्य के साथ, ये पिताजी की सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है और ये बॉसेस से भयंकर मतभेद कर सकता है। यही जो बुध हैं वो राहु से भी दृष्ट हैं, यानी कि आपके अपने बड़ों से, अपने बॉसेस से, इवन सरकार से, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल डिमोलिशंस बहुत चलते हैं कि भाई कोई अफसर कहीं पे पहुंच गए डिमोलिशन करने, तो उनके पास वो पावर है, तो आप उनसे तो ना लड़ सकते हैं। आप भले ही कितने बड़े हो, पर अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अथॉरिटी है जो, अथॉरिटी का मतलब एक गवर्निंग बॉडी नहीं, जो भी आपके जीवन में एक अथॉरिटी रखते हैं, आपसे ऊपर है। आपके घर के बड़े लोग हों, आपके सोसाइटी में बड़े लोग हों, आपके परिवार में आपके बॉस, आपके ऑफिस, या कुछ गवर्निंग अथॉरिटीज भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा भिड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके विरुद्ध जाएगा। यहाँ पे होता है कि व्यक्ति कभी कभी अपने से ऊंचे पद पे बैठे लोगों से भिड़ जाता है और फिर उसका खामियाजा भी भुगतता है। कभी कभी इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अमावस्या योग भी आपका नवम में ही पड़ रहा है, तो ये और बता रहा है कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी बॉसेस मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के सडन ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। सूर्य आ जाएंगे कर्क में, ये कब होगा? 16 जुलाई को। ये थोड़ा अच्छा है। शिवराज योग बन रहा है, लाभेश है, दशम में बैठे हैं उच्च के बृहस्पति के साथ, तो थोड़ा जीवन में स्टेडीनेस आना शुरू हो जाएगी। 24 जुलाई को बुध भी मार्गी हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। जो इतनी उन्हें उथल पुथल मचाई है उसको कम करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि शनि वक्री हो रहे हैं। कब हो रहे हैं शनि वक्री? आपके 27 जुलाई को। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके योग कारक, अब देखिए छठे घर का वक्री ग्रह बुरा नहीं होता, ये एक मात्र ऐसा भाव है, और तीसरा भाव कह सकते हैं, 11वें में भी कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रह वक्री होता है ना तो बुरा नहीं होता। अष्टम में कभी कभी बहुत बुरा प्रभाव दे सकता है, बट इट कैन ऑल्सो गिव वेरी क्विक वेल्थ, बट बाकी चीजों में बहुत बुरा होता है। लेकिन यहाँ पे बैठा वक्री ग्रह, यहाँ पे बैठा वक्री ग्रह, यहाँ पे बैठा वक्री ग्रह कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन शनि खुद मंदता के कारक हैं, और अगर वो वक्र अवस्था में जा रहे हैं तो काम तो डिले होंगे। मैं इस पर ऑब्वियसली बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि शनि बहुत लंबे टाइम के लिए वक्री रहते हैं। शनि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर हम बृहस्पति की बात करें तो 1 साल का उनका गोचर होता है एक राशि में, उसमें से वो 3.5-4 महीने वक्री रहते हैं। शनि की अगर हम बात करें 2.5 साल का उनका गोचर होता है तो करीबन 10 महीने 11 महीने वो वक्री रहते हैं। तो इसीलिए ये ऐसे ग्रह हैं जो बड़े लेवल पर बहुत चीजें बदल सकते हैं अपने वक्र गोचर में, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन महीने के अंत तक आते आते थोड़ी मंदता आ सकती है। पूर्णिमा योग चौथे घर में पड़ेगा 29 जुलाई को। थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा रहेंगे जुलाई के अंत में, थोड़ा केयरफुल रहेगा, घर में कोई मतभेद ना करें, कोई छिटाकशी ना करें, कोई आरोपीकरण ना करें। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए। आप हर जगह ऑनेस्ट हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ऑनेस्ट लोग ही मिलेंगे, तो थोड़ी चालाकी आज के टाइम में होनी चाहिए। जजमेंटल कमेंट मत पास कीजिए, आप थोड़े से जजमेंटल में भी मजाक में ही हो रहे हो, इससे बचिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप बहुत काम ना एकदम पास में आकर, समीप में आकर कि वो कार्य पूर्ण हो सकता है, आप छोड़ देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। पैसा आएगा इस महीने में अवश्य, ये दिख रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपने आप को बहुत सीमित आपने कर लिया है। कई जगहों पे आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, बट आपने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया है। जितना हो सके अपने जीवन में
अपने कार्यों में स्थिरता लाने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें जिनसे बचना है या नेगेटिव साइड पे हो सकती हैं। पहला, बिना प्लानिंग के कोई काम मत कीजिएगा इस महीने, बहुत गड़बड़ होगी। अपने आप को प्यार करना ना भूलिएगा, दूसरों को ज़्यादा समर्पण, ये तुला का एक आदत होता है कि वो बहुत समर्पित हो जाते हैं, बहुत हारमोनियस होते हैं, दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, पर उसके चक्कर में वो कभी कभी अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ को नज़रअंदाज करते हैं। अपने आप को समझिए, अपनी पावर को समझिए। अगर इस महीने आपने अपने आप को ही महत्व नहीं दिया तो कोई महत्व नहीं देगा। और थोड़ा सक्सेस पर फोकस कीजिए। ऐसा, जैसा मैंने कहा ना कि आप बहुत समीप आकर चीज़ों के उनको छोड़ देते हैं, कहते हैं ना फिनिश लाइन के एकदम पास आके आपने विड्रॉ कर लिया, ये चीज़ ही सफलता और असफलता में का एक पैमाना तय करती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। महीना कुछ एरियाज में जो मैंने कहा बुरा है, उन पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ वाइज भी ध्यान दीजिएगा। मैं आऊँगा क्योंकि लग्नेश केतु के साथ अच्छा प्रभाव नहीं देते, मैं हेल्थ वाले सेक्शन में कवर करूँगा। करियर, 10वें घर में एक वक्री ग्रह शुरुआत से ही रहेगा, तो गलतियां होने की संभावना। मैंने अभी बॉसेस से बात करी, वो नवमेश है, बॉसेस से मतभेद चलते रहेंगे। बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। गुरु भी यहीं पे हैं, तो थोड़ा कार्यभार भी ज़्यादा रहेगा। शुक्र भी शुरू में यहीं पे रहेंगे, तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स भी रहेगा। तो शुरुआती भाग ही थोड़ा ना स्ट्रेसफुल दिख रहा है कार्य क्षेत्र में। पहला गोचर शुक्र का होगा, वो केतु के साथ बैठ जाएंगे। काम तो आपसे अच्छा करवाया जाएगा इस महीने, रिकॉग्निशन में उतना लाभ नहीं मिलेगा। लग्नेश का केतु के साथ बैठना, यानी कि वो भी शुक्र का, यानी कि आपका डिजर्विंग जो रिकॉग्निशन है ना, वो किसी और को मिल जाना। बुध पतित होंगे, मैंने उन पर बहुत व्याख्या कर ही दी है। बस यही कहूंगा कि बॉसेस से थोड़ा संभल के रहें, आराम से बातचीत करें। कभी कभी मैं एक बार मजाक में कई बार इस चीज को बोलिए कि बॉसेस से बड़े उनके ईगो होते हैं, तो डू नॉट ब्रश देयर ईगो द रॉन्ग वे। हम सबको पता है कि किसी से हम बात करते हैं, अपने बड़े से किसी से बात करते हैं, अगर हम मजाक में भी करें, लाइटली मैनर में भी करें, हमें हमारी सीमा पता होनी चाहिए। अगर हम अपने से 10-15 साल व्यक्ति से बड़े से बात कर रहे हैं, भले एक लाइटर मोड में हो, मजाक में हो, बट हमें अपनी सीमा पता होनी चाहिए। वैसे ही आजकल चीज़ें बहुत लाइट रहती हैं कार्य क्षेत्र में। पहले नहीं होता था, पहले तो होता था कि भी 20-25 साल पहले बॉस आ गए तो एम्प्लॉय खड़े, वो जो नीचे लोग काम करते हैं खड़े हो जाते थे। आजकल चीज़ें बहुत कूल हैं, बट उस कूलनेस में ये नहीं बोलना चाहिए कि वो आपके ऊपर काम करते हैं, आपसे सीनियर है औहदे में। उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी जब बुध वक्री होते हैं ना, तो आपने बहुत मे बी नॉर्मली कोई चीज़ बोली, पर वो सामने वाला व्यक्ति उसको गलत समझ लेता है। इसके बाद देखिए, अमावस्या योग भी यहीं पे नवम में पड़ रहा है, तो ये कंफ्यूजन और बढ़ेगी, कार्यभार भी बढ़ेगा। हो सकता है आपसे कुछ काम ही टाइम पे ना हो, तो वो और आपके पीछे पड़ जाएंगे। सूर्य का करके में आना थोड़ा चीज़ों को सुधारेगा, दिग्बली हो जाएंगे, थोड़ा आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये होगा 16 जुलाई को। 24 को बुध मार्गी हो जाएंगे, यहाँ से भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर से शनि का वक्री होना महीने के अंत में डिले लेके आएगा। तो मैं कहूँगा कि पहला इनिशियल पार्ट में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फोकस की प्रॉब्लम, ऑफिस पॉलिटिक्स, लेटर पार्ट में कार्य डिले होना, ये चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी, तो इन पर शुरू से ध्यान बनाकर रखिएगा। 29 को चंद्रमा यहाँ पे होंगे तो पूर्णिमा योग पड़ेगा। अपने घर की टेंशन ऑफिस पर मत आने दीजिएगा, और ये वाइसा वर्सा होना चाहिए। एक बार आप घर से ऑफिस के लिए निकलिए और ऑफिस में एंटर हो गए तो घर की चीजें भूल जाइए। एक बार आप जब घर आ गए तो ऑफिस की चीजें भूल जाइए। अगर सही तरह से आज के टाइम में बिताना है, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम आ गई तो दोनों ही जगह पे देखना पड़ता है। आप ऑफिस में बैठे, घर से कोई टेंशन आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई तो देखना ही पड़ेगा, पर रोजमर्रा के जीवन की एक जगह की टेंशन दूसरी जगह पर मत लेके आइए, वरना प्रॉब्लम बढ़ती है। विशेष पेशेंस, पैसा थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। माइंडफुल होकर काम कीजिएगा, पेशेंस के साथ काम कीजिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि शांत होकर काम कीजिएगा। जो काम नहीं कर सकते उसके लिए मना कर दीजिएगा। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाकर काम कीजिए, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ काम कीजिए, और अपने काम के श्रेय को प्रोटेक्ट कीजिए। तुला लगने वाले, दे आर नॉट वेरी फायरी पीपल। अब कोई सिंह लगने वाला व्यक्ति है, आप उसके काम को अपना श्रेय लेने की कोशिश कीजिए, वहीं पर वो आपको जवाब दे देगा।
तुला वाले क्या होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। ये कई बार आप लोग करते हैं ना, ठीक है उसके नसीब में होगा तो मिल गया। नहीं, आज का टाइम वैसा नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छा किया एंड यू डिजर्व अ रिकॉग्निशन फॉर दैट, देन यू शुड स्टैंड अप फॉर दैट इन अ पोलाइट मैनर। तो महीना आउटराइटली बुरा नहीं है, लेकिन जो एरियाज मैंने कहे उन पर ध्यान दीजिए। बिजनेस, सप्तम के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, शनि योग कारक हैं, लेकिन वक्र अवस्था में जा रहे हैं महीने के अंत में। जो भी कार्य करने हैं महत्वपूर्ण, अब ऐसा नहीं कि उसके बाद बंद ही हो जाएगा, लेकिन जो भी आपको महत्वपूर्ण कार्य करने हैं वो महीने के शुरुआती भाग में कर लीजिएगा। शनि सप्तम से 12वें में है और मंगल को देख रहे हैं। कोई लोन वगैरह चाहिए आपको, कोई मशीनरी में बदलाव लाना है, सारी ये कार्य महीने के शुरुआती भाग में निपटा लीजिएगा। अगर महीने के अंत तक छोड़ा तो प्रॉब्लम होगी। केतु परस्पर देखेंगे पूरे महीने लगने को, बल्कि लंबे टाइम तक, तो कार्य में अवरोध तो आएंगे ही। और मैंने सामान्य विश्लेषण स्टार्ट ही इस तरह से किया था कि ये महीना कई डुअलिटी की चीजें रहेंगी, कई कंफ्यूजन की चीजें रहेंगी और डिले होगा। तो आपको डिले पर पहले ही काम करना है। पहला गोचर शुक्र का होगा, लग्नेश और सप्तम से सप्तम के स्वामी केतु के साथ टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए, टेक्निकल चेंजेस के लिए बहुत अच्छा है। बुध का गोचर होगा, पतित अवस्था में चले जाएंगे। लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, पार्टनर्स के साथ मतभेद बहुत प्रकार के हो सकते हैं, सरकारी बाधा, लिखा पढ़ी के कामों में गलतियां, जीएसटी की प्रॉब्लम, इस प्रकार की सारी चीजें बहुत दिक्कत दे सकती हैं। सूर्य कर्क में आ जाएंगे, कब होगा, 16 जुलाई को, ये ठीक है। लाभेश गुरु के साथ बैठ गए तो थोड़ा गति मिलेगी। बुध भी मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, दोबारा जो काम अटक रहे थे, जो मैंने अभी कहे बुध के कारण, वो ठीक होंगे। लेकिन शनि का वक्र होना 27 जुलाई को अचानक से गति बहुत खराब कर देगा। इसीलिए प्री प्लान रहिए, महत्वपूर्ण कार्य महीने के शुरुआती भाग में कर लीजिए। विशेष प्रेडिक्शन, आप अपने बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अभी आपका बिजनेस पायलट मोड पे चल रहा है, ठीक है चल लेगा, 2 साल भी चल लेगा, 1 साल भी चल लेगा, पर जहां झटका लगेगा ना फिर संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपका बिजनेस ऐसा है विच रिक्वायर्स रेगुलर चेंजेस, यू शुड बी ऑन योर टोज दिस मंथ। आपको चेंजेस पर विचार करना चाहिए। कम बोलिए, ज्यादा काम कीजिए। अभी उल्टा हो रहा है। अपने बिजनेस की इमेज और बेटर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन अपने बिजनेस के रूट्स पर काम कीजिए। कई लोग यही गलती करते हैं, उनका बिजनेस बड़ा हो जाता है, वो फिर अपर लेवल की चीजों को देखना शुरू कर देते हैं और रूट्स को भूल जाते हैं। मैं कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानता हूं जो ये ऐसा नहीं करते। वो आज भी ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर जाकर काम करने की क्षमता रखते हैं, भले ही करोड़ों का अंपायर हो उनका, उनको बेसिक चीजों की नॉलेज बहुत होती है। तो अब क्योंकि राशिफल बहुत सामान्य है, आप जिस भी लेवल पर हैं अपने जीवन में, बिजनेस में, उसमें आधारभूत जाकर अपने रूट्स, अपने बिजनेस की रूट्स, अपने बिजनेस की बेसिक्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा ओल्ड पैटर्न से ना निकलना पड़ेगा। ये महीना ये इंडिकेट कर रहा है कि यू नीड टू चेंज द पैटर्न। आप एक लूप में फंस गए हैं जहां पे आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, अच्छा भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ब्रेक द पैटर्न। समटाइम्स इट्स इंपेरेटिव, समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ब्रेक द पैटर्न। महीना उसके लिए अच्छा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम के लिए ठीक ठाक महीना है। शुक्र का 11वें घर में जाना पुराना पेमेंट ला सकता है, लेकिन क्योंकि वक्री प्रभाव बहुत है तो पेमेंट्स में डिले होंगे। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन ठीक है, बीच के 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं है, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे नहीं है। बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। अगर रेगुलर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको फायदा नहीं मिल रहा, महीने का अंत बदलाव की तरफ इशारा करता है। खर्चे बहुत ज्यादा है। 12वें घर के स्वामी ही वक्र और पतित अवस्था में, पता ही नहीं चलेगा कि महीने के शुरुआत ऐसा होगा आप सोचेंगे अरे इस महीने तो कोई बहुत ज्यादा खर्चे हैं नहीं, कोई जो रोजमर्रा के होते हैं, भाई बिल चला गया, खाने का खर्चा, इस महीने आराम से बिताएंगे। जैसे ही बुध पतित होंगे 7 जुलाई, ऐसे खर्चों की बाहर आ जाने वाली है ना कि आप रेडी ही नहीं रहेंगे उन चीजों के लिए। मतलब कि एकदम एक के बाद एक खर्चे आना, कुछ खराब हो गया, कोई चीज टूट गई, किसी इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया, और सडन एक्सपेंसेस कई बार हमारे जीवन में होता है ना। 12वें घर के स्वामी तो हो सकता है आपको लेकर या आपके घर में किसी को लेकर मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी,
वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर बहुत बड़ा खर्चा होता है, आपके घर में पेट्स हैं तो उन पर खर्चा होगा, खाने पीने की वस्तुओं पर, बाहर खाने पीने पर, बाहर से मंगाकर खाने पीने पर बहुत खर्चा होगा। आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर बहुत खर्चा होगा। तो ये महीना खर्चा तो देखिए बहुत ज़्यादा है। खर्चे पर तो मैं कहूँगा शुरू में ही कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि जो खर्चा है वो आपका परस्पर बढ़ता रहेगा और थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ दिख रहा है। तो जिनकी इनकम लिमिटेड है उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ भैया, खुला पैसा है, अंधा पैसा है, तो जितना मर्जी खर्च करिए। लिमिटेड इनकम है तो यू शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। पहली बात यह है कि अगर नहीं बातचीत हो रही तो उसको अपने जीवन का आधार मत मान लीजिए। ठीक है, कोई भी भावनात्मक चीज होती है, किसी का जीवन में नहीं रहना जो आपके जीवन का आधार था, या आधार तो नहीं होना चाहिए कोई भी, पर आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी, अगर उनसे बातचीत नहीं हो रही तो ये महीना भी मुझे लग रहा है कि बातचीत नहीं हो पाएगी। इसलिए इतना मत डूब जाइए उस चीज में कि वो आपको हर जगह से प्रभावित करने लग जाए। सच्चा जो प्रेम संबंध होता है वो बहुत रेयर होता है। तो अगर वैसा था, अगर वैसा टूटा है तो अलग बात है। अधिकतम जो आज के टाइम में प्रेम संबंध होते हैं वो इट इज रेदर देन कि एक ट्रू रिलेशनशिप, वो डिजायर और नीड ज्यादा होते हैं। तो देखिए कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो इतना महत्वपूर्ण थी आपके जीवन में? क्योंकि इस महीने ऐसा नहीं लग रहा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक हो पाएगा। हाँ, नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं, शुरुआती 15-20 दिन अच्छे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, पंचम में राहु ट्रस्ट इश्यूज लाते ही हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि शुक्र जो कारक है वो भी केतु के साथ बैठ जाएंगे और ये सप्तम से, पंचम से सप्तम में है। मेनली जो लोग रिलेशनशिप में बहुत टाइम से फिर भी उनका वैवाहिक जीवन की तरफ अग्रसर चीजें नहीं हो रही, उनके लिए महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम उस चीज को लेकर बढ़ती ही जाएगी। भाई लेट्स से कि एज बढ़ रही है, अब कभी कभी क्या होता है, यूजली ये होता है कि जो लड़की वाले होते हैं उनकी तरफ से ज्यादा प्रेशर होता है कि भाई चलो लड़का है 28 साल का, लड़की है, लड़की भी 28 साल की है। तो अब ये सही गलत मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा यूजुअली होता है कि लड़की वाले फिर बोलते हैं कि भाई अगर कल को प्रॉब्लम हो गई तो आगे कैसे करेंगे हम। तो लेकिन कभी कभी होता है कि लड़का उस टाइम पे फाइनेंशियल रेडी नहीं होता है। कई घर में ये प्रॉब्लम, कई रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करिए, बैठकर बातचीत कीजिए उनके घर वालों से, अगर वैसी सिचुएशन आ रही है, क्योंकि ये दिख रहा है कि यहाँ पे बिकॉज देयर इज नो सर्टन फ्यूचर, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बुध पतित हो जाएंगे पंचम से, पंचम में 7 तारीख को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अमावस्या योग भी यहीं पे है, घर वालों को लेकर छिटाकशी मत कीजिएगा, फिर से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बढ़ रही है। सूर्य कर्क में आ जाएंगे, कोई बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन पंचम से छठे में आना यानी कि ईगो क्लैशेस बढ़ना। बुध का मार्गी हो जाना 24 तारीख को थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर करेगा, लेकिन शनि का वक्री होना पंचम से छठे में फिर से कोई महत्वपूर्ण बात अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये महीना इस प्रकार से बुरा है कि बात मेटलाइज नहीं हो पाएगी और इसके कारण जो मतभेद हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। महीने के अंत में पूर्णिमा योग भी लग रहा है 29 जुलाई को, तो महीने का अंतिम भाग बहुत सेंसिटिव है। विशेष प्रेडिक्शन, आगे बढ़ने का विचार कीजिए, एटलीस्ट कम्युनिकेट कीजिए। कभी कभी होता है कि एक छोटी सी बातचीत ही हो जाए तो चीजें ठीक हो जाती हैं। बहुत कंफ्यूजन दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दोनों के ही व्यक्तित्व में, इस पर भी काम कीजिए। और फालतू की चीजों पे अपने आप को डिफेंड करना बंद कर दीजिए। मतलब कि जहां पे आपने गलती की है वहां पे भी डिफेंड करते रहते हैं, और जहां पे नहीं भी की वहां पे भी डिफेंड करते रहते हैं। एक 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 ईजीनेस होनी चाहिए बातचीत में, जो नहीं दिख रही। अभी लगता है हर चीज में आपको अपने आप को बहुत डिफेंड करना पड़ रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो भले ही ऊपरी तौर पर आपको लगे सब ठीक है, लेकिन आंतरिक रूप पे ये ठीक नहीं होती चीजें। कई बार होता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, जो बाहर व्यक्ति है ना उसको दिख रहा है, पर ये एक ऐसी सेंसिटिव चीज है। हमें कई बार दिख जाता है कि भाई मैरिड लाइफ है, दोनों में से एक बहुत मैनिपुलेटिव है और आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम ऐसी चीजों में बोल नहीं सकते, बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है। यहां पे भी ऐसा दिख रहा है कि आपको ओवर पावर करा जा रहा है, आपको हर चीज का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उससे खेला जा रहा है।
इस पर विचार कीजिए और इस पर ज़्यादा इसको इजीली मत लीजिए, इसके लिए स्टैंड लीजिए। वैवाहिक जीवन, मंगल दोष बना हुआ है तो ये प्रॉब्लमेटिक स्थिति है ही ऑलरेडी। शुक्र का गोचर केतु के साथ पहले ही सबसे पहला वही होगा, तो ये फिर से डिटैचमेंट, इंटीमेसी की कमी, पार्टनर को डिसलाइक करना, ये सब दिखाता है। केतु भी सप्तम को देख रहे हैं तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा डिटैचमेंट इस महीने ज़्यादा रहेगा। बुध पतित हो जाएंगे, अब वो सप्तम से तीसरे में हो रहे हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिखा रहा है। वो खुद 12वें घर के स्वामी है तो इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ सकती है। अमावस्या योग भी यहीं पे पड़ रहा है तो इन लॉस के कारण झगड़े, ईगो क्लैशेस भयंकर बढ़ेंगे। 14 तारीख को, 16 जुलाई को सूर्य का कर्क में आना, ये अगेन इन लॉस से ही प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। ये महीना इन लॉस के कारण भी दिक्कत आप दोनों के बीच में काफी आएगी। बुध का मार्गी होना 24 तारीख को थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। शनि का वक्री होना यहाँ पे उतना बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि सप्तम से 12वें में शनि का वक्री होना ना कि व्यक्ति को थोड़ा आत्ममंथन पे ले जाएगा कि हाँ शायद मैरिड लाइफ में मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 24 तारीख तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद चीजें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। विशेष प्रेक्षण, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि ज्यादा भी इस महीने आपने शुरुआती भाग में बातचीत की तो झगड़े होंगे। अगर इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ रही है, वो किसी भी लेवल पर हो, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, उस पर काम कीजिए। गुस्सा बहुत रहेगा दोनों ही साइड से, दोनों ही के मन में बहुत कुछ भरा पड़ा है। और प्रॉब्लम यह है क्योंकि एक सही तरह से डिस्कशन नहीं हो रही है, वो सारी चीजें गुस्से के तरीके से निकलती हैं। बुद्ध का वक्री होना, पतित होना पुरानी बातों को ले आएगा बीच में, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, इस प्रकार की चीजें बहुत रहेंगी। मैं कहूंगा झूठ कम बोलिएगा, पकड़ा जाएगा। और एक दूसरे की तरफ स्नेह भाव रखिए, क्योंकि ये महीना थोड़ा टेस्टिंग है कुछ एरियाज में। स्टूडेंट्स, एग्जाम शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन आपका मन बहुत उदास रहेगा, तो टाइम ठीक है, लेकिन अपने व्याकुलता पर, अपनी उदासीनता पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। देखिए, पंचम पे राहु है तो कंफ्यूजन तो रहती है, ध्यान भटकता ही, और पंचमेश भी शनि वक्री हो रहे हैं तो अपने असाइनमेंट वगैरह के काम है, कोई फीस देनी है, कुछ काम अटक रहा था उसको पहले ही कर लीजिएगा। बुध पतित हो जाएंगे मिथुन में। पहले शुक्र का गोचर होगा तो लग्नेश है तो केतु के साथ बैठना, काम अटकना। बुध का पतित होना, पंचम से पंचम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, रिटेंशन पावर और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अमावस्या योग भी 14 को यहीं पे पड़ेगा, नवम में। तो फिर से कहूंगा, कोई आपका असाइनमेंट है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई फीस जमा करनी है, टाइमली मैनर में कर लीजिएगा, वरना काम अटकेंगे। सूर्य का 10वें घर में आना थोड़ा ठीक होता है इवन स्टूडेंट्स के लिए। ये होगा 16 तारीख को। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 को, ये भी ठीक होगा। लेकिन शनि जो योग कारक है और पंचमेश भी उनका वक्री हो जाना कंपटीशन आदि के लिए अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि एक बहुत मंदता आ जाएगी। तो टाइम समयबद्ध तरीके से काम को कीजिएगा। विशेष प्रेक्षण, डे ड्रीमिंग मत कीजिए। अभी आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वास्तविकता से कोसों परे हैं कुछ चीजों में। ना कहना सीखिए। कोई दोस्त बोलता है कि भैया यहाँ घूम के आते हैं, ये करते हैं, ना, यू शुड नो व्हेन टू से नो। पहले वाला नो के वाला था, दूसरा वाला नो एन वाला है। आपको पता होना चाहिए कि ना कहाँ पे कहना है। जो लोग ना नहीं कह पाते ना, यकीन मानिए आगे नहीं बढ़ पाते, ये सत्यता है। आपके लगता है बहुत चीजें पेंडिंग है, उन पेंडिंग काम को इस महीने करना शुरू कर दीजिए, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। सेहत, क्योंकि लग्नेश का केतु के साथ प्रभाव आ जाएगा, सबसे पहले केतु के साथ ही बैठेंगे, तो ये महीना इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, नसों की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ज्यादा लाएगा। शुरुआती दिन गले के रोग, हृदय संबंधित रोग, कफ रोग, स्किन की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन नेत्र विकार, पेट के रोग, डायबिटीज जिनको है दिक्कत बढ़ेगी, बीपी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस आदि यदि है, कुछ भी लोअर बैक से संबंधित दिक्कत है तो बढ़ेगी। हार्मोनल प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन में पुनः हृदय संबंधित रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लोअर बैक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी, बोन्स की प्रॉब्लम है लोअर बैक में, तो ये महीना काफी, जिनको कुछ भी ऐसे इशू रहते हैं स्पाइन से संबंधित, उनको बहुत ध्यान देना है। जिनको बीपी का इशू है उनको भी दिक्कत रहेगी, थोड़ा इन्फेक्शन भी महीने के अंत में तंग करेगा।
उपाय के रूप में दुर्गा जी के सामने एक घी का दिया समर्पित कीजिए जो चारमुखी होना चाहिए। उसमें गेहूं के दाने, पीली सरसों, लौंग और इलायची, ये 4 चीजें डालिएगा। दुर्गा जी को पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिए। अगर एक कमल का फूल मिल जाता है वो भी अर्पण कीजिए। अक्षत समर्पित कीजिए, हो सके तो उनमें थोड़ा सिंदूर डालकर कीजिएगा। दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए और ओम दुर्गा यही नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। दुर्गा जी को पंचमेवे की खीर का भोग लगाइए। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से और गुलाब जल से अभिषेक करें। केसर का तिलक लगाएं। महादेव को भी पंच मेवे युक्त खीर का भोग लगाएं और किसी भी मंदिर में पंच मेवे का और केसर का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य। केसर अगर महंगा लगता है तो फिर कुछ और उसकी जगह पे, जैसे आप चाहें तो इत्र आदि का दान कर सकते हैं, पर केसर का दान करेंगे तो बहुत अच्छा है। इतना भी महंगा नहीं आता, 1 ग्राम की डब्बी कोई बहुत महंगी नहीं आती। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।